आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिवर्सल मेजरमेंट में, वो है रिलेटेड टू एरर्स। यानी अब जो एरर्स हैं उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो एरर्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए एक्यूरेसी क्या होती है, व्हाट इज एक्यूरेसी, और आप कब एक ऑब्जर्वेशन को कहते हैं वो एक्यूरेट है। अब यहाँ पर दो वर्ड्स ऐसे हैं जो मोस्टली आप इंटरचेंज करके इस्तेमाल करते हैं। कौन से हैं वो दो वर्ड्स? एक है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसीजन। यानी एक्यूरेट और प्रिसाइज, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर हम लैंग्वेज में देखें, लैंग्वेज की बात करें, नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में, तो ऐसा लगता है दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन फिजिक्स में ये दोनों वर्ड्स दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्यूरेसी क्या है? कोई भी जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं तो आप जो उसकी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जो भी आप नाप लेने के बाद जो उसकी वैल्यू आती है, वो वैल्यू असली वैल्यू के कितना करीब है, ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। जितना ज्यादा क्लोज होगी वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक ये लेंथ, एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी, ठीक है। तो जो ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ए बी वो है 4.276 सेंटीमीटर। सपोज मैंने इसे किसी चीज से नापा, जो इसकी ट्रू वैल्यू है वो ये है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक बार एक मीटर स्केल से नापता हूं। तो मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन 1 आई, वो आई 4.3 सेंटीमीटर। जो मैंने दूसरी बार नापा, तो नापने के बाद मेरी ऑब्जर्वेशन आई 4.4 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब अगर आप नोटिस करो, इन दो ऑब्जर्वेशंस में से इस ट्रू वैल्यू के ज्यादा करीब कौन सी वाली वैल्यू है, 4.3 या 4.4? तो आपका आंसर होगा सर 4.3 ज्यादा करीब है। तो मैं कहूंगा दिस ऑब्जर्वेशन इज मोर एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन क्या है, ये इस ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा करीब है। अगर आप नोटिस करो, 4.276 और 4.4 में ज्यादा गैप है, 4.276 और 4.3 में कम गैप है। तो असली वैल्यू और ऑब्जर्वेशन के बीच में गैप जितना कम होता है, ऑब्जर्वेशन उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट कहलाती है, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट आया रिलेटेड टू एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी कब होती है? जब आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितने ज्यादा नजदीक होगी, आपकी ऑब्जर्वेशन उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगी। तो एक्यूरेसी इज रिलेटेड टू द ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। ऑब्जर्वेशन जितना ज्यादा करीब होगी असली वैल्यू के, वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगी। तो एक्यूरेसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम आगे समझें, और अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट टर्म, जिसे हम बोलते हैं प्रिसीजन। अब प्रिसीजन में हम क्या करते हैं, प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन डिपेंड करता है कि आपने ये जो ऑब्जर्वेशन नापी है, ये जिस भी इंस्ट्रूमेंट से नापी है। अब जिस इंस्ट्रूमेंट का आपके पास लीस्ट काउंट कम होगा, आपकी ऑब्जर्वेशन उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी। अब देखो, यहां पर मैं दो ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं। पहली ऑब्जर्वेशन में ले रहा हूं मीटर स्केल से। मीटर स्केल से मैंने ली ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ऑब्जर्वेशन 1 आई मेरे पास 4.3 सेंटीमीटर, ठीक। फिर मैंने वर्नियर कैलिपर से ली दूसरी ऑब्जर्वेशन।
ऑब्जर्वेशन 2 जो मेरे पास आई, सपोज वो आई 4.47 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, बताओ दोनों में से कौन सी ऑब्जर्वेशन ज्यादा प्रिसाइज है? विच ऑफ द टू इज मोर प्रिसाइज? तो अब आपका आंसर होगा 4.47 इज मोर प्रिसाइज। आप कहोगे सर असली वाली में तो ये वाली ज्यादा पास है इसके, तो ये प्रिसाइज कैसे है? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर मैं इसका लीस्ट काउंट निकालूं तो यहां पर जो लीस्ट काउंट आएगा वो आएगा 0.1 सेंटीमीटर मीटर स्केल का, और अगर मैं एक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालूं तो लीस्ट काउंट आएगा 0.01 सेंटीमीटर। यानी मैंने ज्यादा रेजोल्यूशन तक कौन सी वाली वैल्यू नापी? ये वाली वैल्यू ज्यादा रेजोल्यूशन तक नापी, क्योंकि इसमें लीस्ट काउंट कम है ऊपर वाली वैल्यू से, तो इसलिए ये ज्यादा प्रिसाइज होगी, भले ही एक्यूरेट ये वाली ज्यादा हो। अब देखो एक्यूरेट कौन सी ज्यादा है? ये वाली। लेकिन प्रिसाइज कौन सी ज्यादा है? ये वाली। डिफरेंस समझ में आया? एक्यूरेसी और प्रिसीजन में ये डिफरेंस होता है। प्रिसीजन डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर, तो ये इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी हो गई। इंस्ट्रूमेंट जितना प्रिसाइज रहेगा या जितना ज्यादा छोटा रेजोल्यूशन होगा उसका, वो उतनी ही प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन आपको दे सकता है। और जो एक्यूरेसी है वो ऑब्जर्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। ऑब्जर्वेशन असली वैल्यू के जितना पास होगी वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है, ये वाली रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज है। समझ में आया एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस क्या होता है? ठीक, एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब मैं आपको दो ऑब्जर्वेशंस देता हूं। दो बच्चे थे, एक था ए और एक था बी। ठीक है, ए ने एक लेंथ को नापा, उसने नापा विद द हेल्प ऑफ अ मीटर स्केल, और मीटर स्केल से उसने जो ट्रू वैल्यू थी, असली वैल्यू उसकी थी सपोज 4.276, ये थी। ए ने नापी 4.2 सेंटीमीटर और बी ने नापी 5.19 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रू वैल्यू ये थी। जो ट्रू वैल्यू थी वो थी 4.276 सेंटीमीटर। तो अब आपसे सवाल है, विच ऑब्जर्वेशन is more accurate and be precise? ठीक है, कौन सी ऑब्जर्वेशन ज्यादा एक्यूरेट है और कौन सी ऑब्जर्वेशन ज्यादा प्रिसाइज है? टाइप इन योर आंसर्स, अपने आंसर्स टाइप कीजिए प्लीज, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए अपने आंसर्स। कौन सी ऑब्जर्वेशन ज्यादा एक्यूरेट है और कौन सी ऑब्जर्वेशन ज्यादा प्रिसाइज है? पहले एक्यूरेट के आंसर टाइप कीजिए सब लोग। विच ऑब्जर्वेशन इज मोर एक्यूरेट? ए वाले का आंसर टाइप करो। वेरी गुड, समझ में आ गया सबको। क्यों ये एक्यूरेट है? क्योंकि ये असली वैल्यू के सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए ए वाले ने ज्यादा एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन ली, और बी वाले का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो बी वाले ने ज्यादा प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन ली। ठीक, तो सबको एक्यूरेसी और प्रिसीजन का डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे एरर्स की। एरर क्या होते हैं? व्हाट आर एरर्स? ठीक है, ये जो शब्द एरर है इसका मतलब होता है गलती। एन एरर इन मेजरमेंट इज द मिस्टेक दैट वी मेक ड्यूरिंग measuring a given physical quantity। तो ये क्या होता है? अब जैसे अगर हम एग्जांपल ही लें, मान लो सपोज मैंने जो लेंथ थी एक क्वांटिटी की, ट्रू वैल्यू वो थी 4.276 सेंटीमीटर, और मैंने उसको जो नापा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो मैंने उसकी निकाली
वो थी सपोज 4.1 सेंटीमीटर, लेट अस से 4.1 सेंटीमीटर या 4.2 सेंटीमीटर, ऐसे ले लेते हैं। तो अब अगर मैं पूछूं मुझसे नापते हुए कितनी गलती हुई, मुझसे इसको नापते हुए कितनी गलती हुई, तो आप कहोगे सर आपने जो गलती करी वो आई 0.076 सेंटीमीटर। ये मैंने गलती करी, यानी ये मेरा एरर था। कैसे निकाला आपने? आपने देखा ये असली वैल्यू है, ये ऑब्जर्व वैल्यू, इन दोनों में फर्क कितना है। तो बेसिकली एरर को निकाला जाता है ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू से। किसी भी ऑब्जर्वेशन का, जो किसी भी ऑब्जर्वेशन में नापते समय हमसे कितनी गलती हुई, उसको अगर कभी भी निकालने को कहा जाए, तो आप उसकी ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास आ जाता है एरर इन दैट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उस वैल्यू का ऑब्जर्वेशन आ जाता है। अब कहेंगे सर हमें ट्रू वैल्यू कैसे पता चलेगी? भाई अगर हमें ट्रू वैल्यू पता तो फिर ऑब्जर्व क्यों कर रहे हैं? देखो ट्रू वैल्यू निकाली जाती है, क्या किया जाता है, एक लॉ होता है गॉसियन लॉ ऑफ एरर्स। उसके हिसाब से गॉस एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी को नापते हो तो हमें उसे एक बार नहीं नापना चाहिए, हमें उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा बार हो सके उतनी ज्यादा बार उसको नापना चाहिए। ऐसा करने से उसमें हम जो गलती करते हैं उसकी वैल्यू घट जाती है। ठीक है, इसे गॉसियन लॉ ऑफ एरर्स कहा जाता है, आगे सिखाऊंगा ये। ठीक, तो हम फिर ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी की? मान लो मैंने कोई भी एक लेंथ नापी, एक लेंथ सेगमेंट था, मुझे उसे नापना था, तो मैंने उसे 10 बार नाप लिया, 10 बार जो ऑब्जर्वेशन है उसे लिखा, फिर मैंने उन 10 वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन निकाल लिया। वो जो अरिथमेटिक मीन मुझे वैल्यू देगा उसको मैं कंसिडर करूंगा एज द ट्रू वैल्यू। तो ये जो ट्रू वैल्यू निकाली जाती है, ये निकाली जाती है बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस के अरिथमेटिक मीन पता है ना? अगर मान लो मैंने 5 ऑब्जर्वेशंस ली, x1 x2 x3 x5, तो मेरे पास जो मीन वैल्यू आएगी, ऐसे x बार उसे लिखेंगे, वो आ जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि मैंने 5 ऑब्जर्वेशंस ली थी। ऐसे ही अगर मैं n ऑब्जर्वेशंस लेता तो यहां टिल xn अपॉन n हो जाता। इसे बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। तो ट्रू वैल्यू जब भी किसी क्वांटिटी की निकालने को कहा जाए तो उसका एक ही तरीका होता है, आपको जितनी भी ऑब्जर्वेशंस गिवन हो, मान लो 5 ऑब्जर्वेशन गिवन है, 6 ऑब्जर्वेशन गिवन है, 10 ऑब्जर्वेशन गिवन है, आप उन सारी ऑब्जर्वेशंस का सम करो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ये जो अरिथमेटिक मीन से वैल्यू निकलती है, ये कैसे निकलती है? ये आती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हम ऑब्जर्वेशंस के सम को ऑब्जर्वेशंस के नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाती है ट्रू वैल्यू ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। और फिर इस ट्रू वैल्यू में से आप एक एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करते जाओगे, तो हर उस ऑब्जर्वेशन का इंडिविजुअल एरर आपके पास आता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम एरर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के निकाल सकते हैं, किसी भी ऑब्जर्वेशन के एरर हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि भैया एरर तो हमने समझ लिया, एरर एक गलती है, ठीक है। अच्छा, अब एक तुमसे एक लॉजिकल सा सवाल पूछता हूं, ठीक है, वो ये है, मान लो मैंने एक गलती करी, ठीक है, फिर मैंने एक और गलती कर दी। अगर मैं उन गलतियों को साथ में रखूं तो क्या कभी मेरी गलती कम हो सकती है? इज इट पॉसिबल कि जो मेरा एरर है वो कम हो जाए दो एरर्स को साथ में रखने से? तो आंसर आएगा नो। दो गलतियां मिलकर के कभी कम नहीं हो सकती। ठीक है, अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं। आपके पास दो नंबर्स हैं, एक है 7, एक है 5। इनका रिजल्टेंट कम कब आ सकता है?
जिसको भी आंसर पता हो माइक पर बोल सकता है। इनका जो रिजल्टेंट है वो कम कब आ सकता है? 7 और 5 दो नंबर्स हैं, जब माइनस होगा, जब हम इनको माइनस करेंगे, वेरी गुड, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट कम होता है। और गलतियां भी ऐसे नंबर ही तो होते हैं, गलती क्या होती है, नंबर ही तो था। तो उनका रिजल्टेंट गलती कम कब हो सकती है? जब मैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करूं। लेकिन लॉजिक कहता है कि दो गलतियां मिल करके कभी गलती कम नहीं हो सकती। इसका मतलब दो एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये बात आप याद रखेंगे, दो एरर्स आपस में कभी भी माइनस नहीं होंगे। तो जब भी आप खाली एरर्स को एक इक्वेशन में कहीं भी लिखोगे, कभी भी उनको आपस में माइनस साइन के साथ नहीं लिखोगे। दो एरर्स की बात कर रहा हूं मैं, याद रखना। दो एरर्स को आपस में कभी भी माइनस नहीं किया जा सकता, क्योंकि दो गलती मिल करके कभी भी गलती कम नहीं हो सकती, हमेशा गलती बढ़ती है। और एरर एक गलती है जो हमसे नापते समय होती है, ठीक है। इसलिए दो एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है, अदरवाइज आगे न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? अब बात करते हैं, ये जो हम गलती की बात कर रहे हैं एरर की, ये कौन कौन से टाइप्स की पॉसिबल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एरर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। एक होता है कांस्टेंट एरर। ये एरर ऐसा होता है जो हर बार एक ऑब्जर्वेशन को सेम वैल्यू से अफेक्ट करता है। मान लो आपके पास एक स्केल है, एक एग्जांपल समझना, मान लो मेरे पास ये एक स्केल है, ठीक है, ये है 0 1 2, इसमें जो 3 मिलीमीटर का मार्क है वो गलत लगा हुआ है, 3 4 5, ठीक है। अब मैं जब भी इससे कोई भी लाइन सेगमेंट नापूंगा जो 3 मिलीमीटर से ज्यादा होगा, हर बार उसकी वैल्यू में उतना ही सेम गड़बड़ आएगी। नोटिस करो, हर बार उतनी गड़बड़, सेम, एग्जैक्टली सेम, हर बार गड़बड़ आएगी। जब भी मैं वैल्यू 3 मिलीमीटर से आगे की कोई भी लेंथ सेगमेंट इससे नापूंगा स्केल से, हर बार मेरा आंसर एग्जैक्टली सेम नंबर से डिफर करेगा। कारण है क्योंकि जो 3 मिलीमीटर का मार्क लगा था यहां पर, इस मार्क में गड़बड़ थी, और क्योंकि स्केल का ये मार्क अपने आप शिफ्ट तो हो नहीं सकता, तो जब भी मैं कोई वैल्यू नापूंगा, हर बार मेरे नापने में एग्जैक्टली उतनी ही गड़बड़ आएगी। यानी मेरा एरर हर बार सेम वैल्यू से, मेरी जो ऑब्जर्व वैल्यू है हर बार ट्रू वैल्यू से एग्जैक्टली सेम वैल्यू से डिफर करेगी। ऐसे एरर को हम बोलते हैं कांस्टेंट एरर। और जनरली ये फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ स्केल की वजह से होता है। देखो, ये फॉल्टी कैलिब्रेशन था ना स्केल का, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ऐसे एरर्स को हम कहते हैं कांस्टेंट एरर्स। इसके बाद आता है सिस्टमैटिक एरर। अब ये सिस्टमैटिक एरर क्या है? ये एरर वो है जो एक डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में होता है, या तो पॉजिटिव ही होगा या फिर ये नेगेटिव ही होगा। ऐसे एरर को सिस्टमैटिक एरर कहा जाता है। और ये सिस्टमैटिक एरर होता है, ये कई टाइप के होते हैं। इनकी डायरेक्शन फिक्स्ड होती है, सेम डायरेक्शन में अगर होते हैं। देखो इनके टाइप्स क्या हैं। इनके टाइप्स है, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाम ही बता रहा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या होगा? एक ऐसा एरर जो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो। जैसे एग्जांपल यही ले लो, या आप मान लो आपके पास स्क्रू गेज है। अब स्क्रू गेज में आपका वो जो 0 मार्क है वो हर बार 5 ऊपर आया हुआ है, ठीक है। तो हर बार जब भी आप रीडिंग लोगे वो 5 का डिफरेंस ही आएगा एग्जैक्टली। ऐसा तो नहीं कि एक बार पॉजिटिव आ रहा अपने आप दूसरी बार नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा तो नहीं आएगा। इट विल गिव यू द सेम एरर एवरी टाइम, ठीक। तो एक डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। ऐसे एरर जो इंस्ट्रूमेंट के फॉल्टी होने की वजह से आते हैं, उन्हें बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इसके बाद आते हैं इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। ये क्या होता है? हम किसी भी जब एक्सपेरिमेंट को करते हैं कुछ चीज नापने के लिए, तो हम उसमें एक टेक्निक, उसका एक मेथड बनाते हैं। अब कई बार ये होता है, मेथड बनाते हुए हम कुछ चीज स्किप कर जाते हैं, जिसकी वजह से एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है। हमारे ध्यान से कुछ चीज उतर जाती है कि यार इसकी वजह से भी तो एरर आ सकता है, हम उसको भूल जाते हैं कि उस चीज को भी उसमें इन्वॉल्व करना था। तो उस एक गलती की वजह से जो एरर हमारी ऑब्जर्वेशन में इंट्रोड्यूस होता है, सच एन एरर इज कॉल्ड इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, ठीक है। इसके बाद
नेक्स्ट जो आता है वो आता है पर्सनल एरर। अब ये पर्सनल एरर क्या है, नाम ही बता रहा है पर्सन की वजह से होने वाला एरर। अब क्या है, आप स्केल यूज करते हो, सब लोग स्केल यूज करते हो। स्केल को जब भी यूज करना चाहिए हमेशा ओवरहेड देखना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, हम ऐसे यूं लेकर के यूं रीडिंग लेते हैं, उसकी वजह से हम जो भी लाइन सेगमेंट नापते हैं उसमें गलती आ जाती है। स्केल बिल्कुल ठीक था, मेथड बिल्कुल ठीक था, गड़बड़ किसकी थी, बेवकूफ कौन था, नापने वाला। तो वो एरर जो पर्सन की वजह से, जो इंडिविजुअल रीडिंग्स ले रहा है, ऑब्जर्वेशन ले रहा है या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसकी बेवकूफी की वजह से जो एरर इंट्रोड्यूस होता है, उन एरर्स को पर्सनल एरर कहा जाता है। और इनको रिमूव तभी किया जा सकता है जब आप सही से प्रिकॉशन लो कि हर ऑब्जर्वेशन को लेने का एक फिक्स तरीका होता है, आप उस तरीके को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो वो एरर इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। सच एरर्स are called personal errors which are introduced due to the carelessness of the observer। जो ऑब्जर्वर है उसकी केयरलेसनेस की वजह से जो एरर इंट्रोड्यूस होता है उनको बोलते हैं पर्सनल एरर्स। इसके बाद आते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। अब मान लो आपके पास एक स्टील का स्केल था, बिल्कुल सही स्केल था, आपका रीडिंग लेने का तरीका भी बिल्कुल सही था ओवरहेड, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया। अब क्योंकि वो स्केल स्टील का था तो वो थोड़ा सा फैल गया, आपकी गलती नहीं थी, एक्सपेरिमेंट सही था, टेक्निक सही थी, इंस्ट्रूमेंट भी बिल्कुल सही इनिशियली जब बनाया गया था बिल्कुल सही था, मैन्युफैक्चर जब किया गया था, आपका रीडिंग लेने का तरीका बिल्कुल सही था, गलती क्या हुई, बाहर टेम्परेचर चेंज हो गया। तो ये एरर जो एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से इंट्रोड्यूस हो जाए उनको बोलते हैं एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। ठीक है, अब ये जो सिस्टमैटिक एरर होता है इसको रिमूव कैसे किया जाए, भाई इसके लिए आता है कि आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। ये मैं इसलिए डेफिनेशंस बता रहा हूं, नोट्स में भी आपको ये डेफिनेशंस इसीलिए दूंगा क्योंकि ये कई बार पूछ ली जाती है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट, अदरवाइज काम की चीज तो इसके बाद है। ठीक है, तो अब ये रिमूव कैसे किए जा सकते हैं, पहला तो है आप परफेक्टली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करो। इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हों जिनका कैलिब्रेशन बहुत एक्यूरेसी से किया जाए, बहुत अच्छे से सही से बनाया जाए इंस्ट्रूमेंट्स, वो इम्परफेक्ट या फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा है जो आपके पास इसमें इंप्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर और टेक्निक, भाई जो टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको डबल चेक करो, 2-3 जने मिल करके सोचो कि इसमें क्या कहां से गड़बड़ इंट्रोड्यूस हो सकती थी, और उन सब जगहों से जहां जहां से गड़बड़ इंट्रोड्यूस हो सकती हो आपको गड़बड़ को रिमूव करना है। ठीक, नेक्स्ट आपका इसका जो तरीका है एलिमिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स का, वो है परफॉर्मिंग मेजरमेंट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। अब जैसे इन जो एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से आए थे, क्यों आया ये एरर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया। तो आप क्या करो, आप एक लेबोरेटरी बनाओ जो एयर कंडीशन हो, जिसमें थर्मोस्टेट लगाओ और उस जगह का टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहे, चेंज ही ना हो। तो क्या होगा, वो जो एरर इंट्रोड्यूस हो रहा था एक्सटर्नल कंडीशन चेंज होने की वजह से, आप उसको एलिमिनेट कर पाओगे। इसीलिए हमें हमेशा जो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में करना चाहिए, तभी बोलते हैं एक्सपेरिमेंट डन अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस, क्योंकि असलियत में वो एग्जैक्ट सेम कंडीशंस नहीं मिलती, लेकिन हम उन्हें लेबोरेटरी में प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी एंड अपरेटस, ताकि वो एक्सटर्नल कंडीशंस को चेंज ना होने दे। तो उससे क्या होगा, उससे ये एक्सटर्नल कंडीशंस वाला एरर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा है, भैया गड़बड़ सब कुछ आपने ठीक कर लिया लेकिन जो नापने वाला है वही बेवकूफ है, तो आपके सारे करे कराए पर पानी फिर जाएगा। तो चौथा जो तरीका है कि आप किस तरह से सिस्टमैटिक एरर को रिमूव कर सकते हो, वो है ओवरकमिंग पर्सनल केयरलेसनेस। जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ले रहा है उसको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि वो जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है उसका तरीका, उसको जो मेथड यूज कर रहा है वो बिल्कुल सही हो, अपनी तरफ से वो जरा सा भी केयरलेस ना हो कि चल यार ऐसे ही कर ले तो क्या फर्क पड़ता है। ये ऐसा ही करने से कि चल क्या फर्क पड़ता है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसकी वजह से ही सारी गड़बड़ इंट्रोड्यूस हो जाती है इन दी ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वर को खास तौर पर बहुत केयरफुल होना पड़ेगा इन अंडरटेकिंग दी ऑब्जर्वेशंस, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगी, जो भी किया कराया था सब बेकार। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो एरर होता है उसको हम कहते हैं रैंडम एरर। क्या बोलते हैं उसको, रैंडम एरर। अब ये रैंडम एरर क्या है, रैंडम एरर एक ऐसा एरर होता है जो रैंडमली
उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ठीक है। और इसका कारण ये क्यों हुआ ये भी हमको नहीं पता चल पाता, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल कॉजेस की वजह से हो सकता है। आपने सब कुछ सही रखा, आपने अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सही रखा, आप जितना कुछ कंट्रोल कर सकते थे, सब कुछ जो जो आपके कंट्रोल में था आपने वो सब कर लिया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो साइंटिस्ट के और हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और उन कारणों की वजह से रैंडमली जो एरर जनरेट हो जाते हैं इन दी ऑब्जर्वेशंस, उन्हीं एरर्स को कहा जाता है रैंडम एरर्स, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल रीजंस की वजह से हो सकते हैं, ऐसे रीजन जो हमने सोचे भी नहीं थे। मान लो आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, अचानक से करते करते क्या हुआ, अचानक से पावर ट्रिप कर गई, आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया, आपने वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाया, लेकिन आप 100% श्योर थोड़ी हो कि वो कभी खराब ही नहीं होगा। अचानक चलते चलते उसमें कुछ गड़बड़ आ गई, आप कंप्यूटर यूज कर रहे थे, अचानक चलते चलते कंप्यूटर क्रैश हो गया, या कुछ एरर उसके प्रोग्राम की वजह से इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये हमारे बस के बाहर की चीजें हैं। ये ऐसे हैं, हम अपनी तरफ से जितनी सेफ्टी रख सकते थे सब रख दी, उसके बावजूद फेलियर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पॉसिबल है, और ये किन कारणों से होता है हमें पता नहीं चलता। तो वो जो अकारण या अनरीजनेबल कॉजेज की वजह से, जिनका हमें पता ही नहीं क्यों हो गए, अचानक से उनकी वजह से जब एरर आ जाता है, तो उस एरर को कहा जाता है रैंडम एरर, क्योंकि वो रैंडम कॉजेज की वजह से और रैंडम डायरेक्शंस के साथ जनरेट होता है, कभी पॉजिटिव हो जाएगा कभी नेगेटिव हो जाएगा, रैंडमली जनरेट होता है, कोई एक फिक्स डायरेक्शन इसकी नहीं होती, इसीलिए इसको कहा जाता है रैंडम एरर, ठीक है। अब ये जो रैंडम एरर है, इसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं? देखो, रैंडम एरर को रिमूव करने का एकमात्र तरीका है कि भाई हो सकता है आप एक ऑब्जर्वेशन ले रहे थे, अब मान लो उस एक ऑब्जर्वेशन में रैंडम एरर आ गया, तो आपकी जो एरर की परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। आपने ली केवल एक ऑब्जर्वेशन, और उस एक ऑब्जर्वेशन में ही गलती ढेर सारी हो गई, क्या हो गया, एरर की परसेंटेज बढ़ गई, ठीक। रिमूव कैसे करें? अगर मैं एक की जगह 10 ऑब्जर्वेशन लूं, उनमें से एक में रैंडम एरर आया, तो मेरे एरर की परसेंटेज पुरानी वाली परसेंटेज से 1/10 हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इंक्रीज कर दिया। तो यही तरीका एरर को, रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम क्या करेंगे, हम जब भी किसी क्वांटिटी की मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम उसके लिए उसकी ढेर सारी ऑब्जर्वेशंस लेंगे। ऐसा करने से हमारा जो एरर है वो कम हो जाता है। तो मैं इसको समेशन में ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n x i, ठीक है। जब मैं इसको ओपन करूंगा, i की वैल्यू पहले 1 डालूंगा, फिर 2 डालूंगा, फिर 3 डालूंगा, कब तक डालता रहूंगा, जब तक n नहीं आ जाता, ठीक है। ये इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे लिखा जा सकता है, समेशन नोटेशन बोलते हैं, समेशन, ठीक है। तो इस तरह से मैं रैंडम एरर्स को रिमूव कर सकता हूं। कैसे? रैंडम एरर कैसे रिमूव किए जा सकते हैं? बाय टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसीलिए जब भी आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो आपका टीचर आपको हमेशा कहेगा ऑलवेज टेक मोर देन 1 ऑब्जर्वेशन। किसी भी क्वांटिटी के लिए 3 से कम ऑब्जर्वेशन आपको लेने के लिए कहा ही नहीं जाएगा, मिनिमम 3 ऑब्जर्वेशन लेंगे। उसके बाद आप जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लोगे, आपका एरर उतना ही कम होता चला जाएगा। Got it? इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर, जिसको बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। अब जैसा कि नाम बता रहा है, लीस्ट काउंट एरर, यानी ये किसकी वजह से आया होगा भैया? लीस्ट काउंट की वजह से। किसके लीस्ट काउंट की वजह से? इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की वजह से। अब मान लो मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मेरे पास 2 इंस्ट्रूमेंट है, सपोज अज्यूम करते हैं, एक है मीटर स्केल, हम सब ये पढ़ चुके हैं। इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर, और मैंने वर्नियर कैलिपर भी पढ़ा है, इसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। फिर मैंने स्क्रू गेज भी पढ़ा है, या स्फेरोमीटर भी यही होता है सेम, तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो अब अगर आप नापोगे मीटर स्केल से, तो आपके हर ऑब्जर्वेशन में इतना एरर आएगा ही आएगा।
ठीक है। अब ये लीस्ट काउंट एरर क्वेश्चंस में किस तरह से गिवन होता है, देखो आपको गिवन होगा कि आपने लेंथ नापी विद द हेल्प ऑफ अ मीटर स्केल, लेंथ जो नापी उसकी वैल्यू थी सपोज 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसी आपने मीटर स्केल से लेंथ नापी, एक बार आई 4.3 सेंटीमीटर, फिर आई 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें कहीं एरर गिवन नहीं है कितना है एरर, तो नोटिस करना जो भी आखिरी डिजिट होगी उसकी जगह, अगर मान लो आपको कोई वैल्यू गिवन है, सपोज आपने स्क्रू गेज से नापी 4.236 सेंटीमीटर, ये स्क्रू गेज से नाप लिया आपने सब, ठीक है। तो अब इसमें एरर कितना है, इसका जो लीस्ट काउंट एरर है, डेसिमल की जगह डेसिमल लगाओ, आखिरी डिजिट की जगह 1 लगाओ और बाकी सारे भर दो 0, तो ये आपका लीस्ट काउंट एरर हो जाता है। ऐसे यहां पर डेसिमल की जगह डेसिमल लगाओ, आखिरी डिजिट की 1 और बाकी 0 भर दो, तो ये आपका लीस्ट काउंट एरर आ गया। अगर ना गिवन हो किसी क्वेश्चन में, सिर्फ वैल्यू गिवन हो, तो आप इस तरह से लीस्ट काउंट एरर पता लगाएंगे। क्या करेंगे, मान लो आपको कोई ऑब्जर्वेशन गिवन है, मान लो आपसे कहा गया 9.86 सेंटीमीटर, ये ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ इतना गिवन है, आपको एरर की वैल्यू गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो आप एरर कैसे मानेंगे, डेसिमल की जगह डेसिमल लगाओगे, लास्ट डिजिट की जगह 1 लगाओगे और बाकी सब उठा करके 0 लिख दोगे, तो ये आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लीस्ट काउंट एरर अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप ऑब्जर्वेशन को देख करके ही लीस्ट काउंट एरर यूज करेंगे। ये क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, माइंडेड, ये मैं इसलिए बता रहा हूं पॉइंट, क्योंकि ये एक्चुअली में एक न्यूमेरिकल गिवन है किताब में जिसमें ये पॉइंट इस्तेमाल होता है, और कहीं भी पूरी किताब में ये मेंशन नहीं है कि लीस्ट काउंट एरर पता कैसे लगाया जाता है अगर मेंशन्ड ना हो तो। समझ में आ गया। इसके बाद अगला एरर आता है, उसे बोलते हैं ग्रॉस एरर, ठीक है। ये क्या होता है, या तो ग्रॉस कॉजेस की वजह से, जैसे जो पर्सन है उसकी गड़बड़, या उसने जो इंस्ट्रूमेंट है उसको सही से एडजस्ट नहीं किया, उसकी वजह से जो एरर इंट्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। और इसमें कोई करेक्शन आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये केयरलेसनेस की वजह से आया हुआ एरर है, ये किसी भी फिक्स्ड कारणों की वजह से आया हुआ एरर नहीं है। इसीलिए इन एरर्स को कहा जाता है ग्रॉस एरर। क्या बोलते हैं इसको, ग्रॉस एरर। ये ग्रॉस एरर क्यों इंट्रोड्यूस होता है, आइदर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर और ड्यू टू द इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स दैट ही यूजेस। इन कारणों की वजह से ये जो एरर इंट्रोड्यूस होता है, इस एरर को हम कहते हैं ग्रॉस एरर। अब क्योंकि अब मान लो आप ही हो, आप किस तरह का एरर इंट्रोड्यूस करोगे ये तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अब मान लो मैं हूं, मैं अचानक से स्क्वेयर को नापते नापते मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं ऐसे टेढ़ा करके नापने लग गया, तो ये कोई फिक्स थोड़ी है कि जो सामने वाला बंदा है जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है वो किस तरह का मेथड अचानक से इस्तेमाल करने लग जाएगा, ये तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, या इसके ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता। अब आप हो, आपको मान लो वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करने को कहा गया था या स्क्रू गेज इस्तेमाल करने को कहा गया था, अब आप अचानक से क्या करने लग गए, उसको रैचेट से टाइट किया जाता है, आप उसे पकड़ करके ताकत आजमाने लग गए, ऊपर से टाइट करने लग गए स्पिंडल से पकड़ करके, तो वो तो जबरदस्ती ज्यादा टाइट हो जाएगा। तो अब उसके ऊपर कोई फॉर्मूला थोड़ी बनाया जा सकता है कि आप उसे कितना कहां से पकड़ करके कितना टाइट कर दोगे स्क्रू गेज को, तो ये तो कंप्लीटली रैंडम एकदम हो जाता है। इसलिए इसको किसी भी तरह का फॉर्मूला हम नहीं डिवाइस कर पाते कि भैया इसको इस फॉर्मूला लगाओगे तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि इसके जो कॉज है वो कंप्लीटली रैंडम है। जो ऑब्जर्वर है या उसका तरीका इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने का, उसके ऊपर कोई एक फिक्स्ड पैटर्न ही नहीं बनाया जा सकता कि हाँ भाई हर बंदा इस तरह का पैटर्न करता है। हर बंदे का अपना अलग तरीका होता है एरर इंट्रोड्यूस करने का, अलग तरीके से वो कुछ एडजस्टमेंट कर सकता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो इसलिए इसको एक पैटर्नाइज नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर एक पैटर्न नहीं बनाया जा सकता। और यही कारण है इस एरर को ऐसे रिमूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका कोई एक फिक्स पैटर्न ही हम लोग ऑब्टेन नहीं कर पाते।